वेव ऑप्टिक्स में जिस टॉपिक तक रीच किए हैं दैट इज स्टार्टिंग फेज ऑफ इंटरफ्रेंस। और एक्चुअली हम लोग ऐसे बात करें कि हम लोग है ना इंटरफ्रेंस के बारे में आज से सीखना स्टार्ट करेंगे, जो हमको लगता है कम से कम है ना 2 क्लास प्लस तो चलेगा ही। देखो जब भी हम लोग है ना दो वेव को, जैसे इसी रूम में बात करो ना, हम भी बोल रहे हैं, वैसे तो सब शांति है, लेकिन मेरे बोलने के साथ अगर इस मार्कर का भी साउंड निकलना स्टार्ट हो तो कोई भी ऑब्जर्वर अगर मेरे इस रूम में बैठा है तो उसको एक साथ उसके कान पे जो एक पॉइंट की तरह काम करेगा, वहां दो वेव पहुंच रहा होगा, एक मेरा साउंड वेव और एक इस मार्कर और बोर्ड से टकराने से जो साउंड निकल रहा वो दो वेव उसके कान पे पहुंचेगा। अब जब दोनों वेव पहुंचेगा तो दोनों वेव का अपना फेज का डिफरेंस होगा। फेज के डिफरेंस की वजह से जो हमारे ईयर में ईयर ड्रम है, उसको फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव के हिसाब से अपने आप को वाइब्रेट नहीं करना होगा, उसको फर्स्ट और सेकेंड का जो रिजल्टेंट होगा उसके हिसाब से वाइब्रेट करना पड़ेगा। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का जो रिजल्टेंट आएगा उसके हिसाब से अपने आप को वाइब्रेट करना पड़ेगा। मतलब एक ही पॉइंट पे एक से ज्यादा वेव एक साथ मौजूद है। अब मान लीजिए जैसे हम आपका क्लास ले रहे हैं, अभी इस क्लास के अंदर ये 4 बल्ब एक साथ जल रहा है। ये 4 बल्ब एक साथ जब जल रहा है तो चारों बल्ब का अपना अपना लाइट पहुंचा है। तो मेरे इस फिंगर के टिप पे 4 वेव एक साथ साइमल्टेनियसली मौजूद है, तो चारों वेव एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करेगा, मिलेगा। इनके सुपर इंपोजिशन के बाद एक रिजल्टेंट तैयार होगा। उसी रिजल्टेंट के हिसाब से आपको यहाँ का वेव डिस्प्लेसमेंट, वेव फंक्शन या कुछ भी जो वेव पैरामीटर्स है वो दिखाई देगा। वो ना फर्स्ट वेव, ना सेकंड वेव, ना थर्ड वेव, ना फोर्थ वेव, वो किसी एक का कैरेक्टर नहीं होगा, वो चारों का रिजल्टेंट का कैरेक्टर होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सो इंटरफेरेंस है क्या? किसी भी मीडियम में अगर एक से ज्यादा वेव साइमल्टेनियसली मौजूद होता है, किसी भी मीडियम में अगर एक से ज्यादा वेव साइमल्टेनियसली मौजूद होता है तो उन सभी वेव के आपस में सुपरइंपोज करने से जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर से किसी मीडियम में अगर एक से ज्यादा वेव साइमल्टेनियसली मौजूद होता है तो उन वेव्स के आपस में सुपरइंपोज करने से जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, कहीं एनर्जी बढ़ जाता है, कहीं एनर्जी घट जाता है, कहीं एनर्जी बढ़ जाता है, कहीं घट जाता है, तो जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। जैसे इस रूम में अगर 4 बल्ब जल रहा है तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप सपोज कीजिएगा तो यहाँ 4 अलग अलग इंडिविजुअल वेव्स आपस में सुपरइंपोज किया तो यहाँ का जो एनर्जी है वो चारों के एवरेज एनर्जी से ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे केस में जो आपके पास एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन से एक पैटर्न बनता है उसको हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं और इस फेनोमेनन को इंटरफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम लोग इंटरफेरेंस को स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरफेरेंस डेफिनेशन लिखो इसका। इंटरफेरेंस डेफिनेशन लिखो इसका, लिखो दैट phenomenon in which two or more waves superimposed on each other, two or more waves superimposed on each other, and due to this there is redistribution of energy. Due to this there is redistribution of energy
in that medium takes place. Due to this, there is redistribution of energy in that medium takes place, comma is known as interference. एनर्जी के बाद क्या बोले सर? कॉमा कॉमा दे दो, फिर उसके बाद लिखो इज नॉन एज, अच्छा सॉरी, redistribution of energy takes place, comma is known as interference, comma is known as interference. ठीक है? यस सर। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से। इंटरफेरेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंटरफेरेंस एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, पहला लाइन ये। इंटरफेरेंस में आपके पास एक इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है, पैटर्न, कहीं एनर्जी बढ़ेगा कहीं एनर्जी घटेगा, कहीं एनर्जी बढ़ेगा कहीं एनर्जी घटेगा, इंक्रीज एनर्जी और डिक्रीज एनर्जी, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ एनर्जी, ये पैटर्न बनता है। देखो एनर्जी तो कंजर्व है, अब मान लो जैसे आप एवरेज एनर्जी, सपोज हम बात बोल रहे 4 लिए, अब जहां एवरेज एनर्जी 4 है, आप 4 की जगह कहीं 6 दिखाइएगा तो अगले जगह 4 की जगह 2 दिखाइए, क्योंकि आपका एनर्जी क्रिएट नहीं होगा, आप एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं बढ़ा रहे हैं तो कहीं घटा रहे हैं, कहीं बढ़ा रहे हैं तो कहीं घटा रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। इंटरफेरेंस में एनर्जी क्रिएट नहीं होता, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पैटर्न मिलता है जिसमें एनर्जी एवरेज एनर्जी से बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, हम वर्ड बोले बढ़ेगा घटेगा, जैसे मान लो जैसे ये है एवरेज एनर्जी, ओके, तो एवरेज एनर्जी से कहीं एनर्जी बढ़ा तो कहीं एनर्जी घट जाएगा, फिर कहीं एनर्जी बढ़ा तो फिर कहीं एनर्जी घट जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ओके। इसको कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। अब हम जो वर्ड बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा कि इंटरफेरेंस इज फॉर लाइट एज वेल एज साउंड, लाइट एंड साउंड दोनों के लिए ये इंटरफेरेंस होता है, मतलब ट्रांसवर्स वेव भी शो कर सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी शो कर सकता है। तो इंटरफेरेंस का क्वेश्चन में आप जितना भी अभी इंटरफेरेंस से रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे वो लाइट में लगेगा जो 12 का पोर्शन है, और साउंड में भी लगेगा जो 11 का वेव का पोर्शन है। इसलिए इंटरफेरेंस को यहां पढ़ाया जाता है। इसको आप 11 के साउंड से भी क्वेश्चंस उठा के बना सकते हैं और आप 12 के लाइट से भी उठा के क्वेश्चन बना सकते हैं। इंटरफेरेंस दोनों जगह इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये लाइट और साउंड दोनों के लिए काम करता है, मतलब ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये दोनों के लिए काम करता है। अब इंटरफेरेंस में जो पैटर्न आप देख रहे हो ना, ये पैटर्न एक जगह सस्टेन्ड रहे, मतलब जहां एनर्जी बढ़ गया हमेशा बढ़ा रहे, जहां एनर्जी घट गया हमेशा घटा रहे, फिर जहां एनर्जी बढ़ा बढ़ा रहे, फिर जहां एनर्जी घटा घटा रहे, इसको कहते हैं रुका हुआ। एक जगह मैक्सिमम बन गया तो मैक्सिमम, फिर उसके बगल में मिनिमम, फिर उसके बाद मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मतलब हमेशा जहां एक बार मैक्सिमम बन गया मैक्सिमम ही बना रहेगा, जहां एक बार मिनिमम बन गया वो मिनिमम ही बना रहेगा। उसको कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस वर्ड का मतलब हुआ इंटरफेरेंस पैटर्न गिव्स सस्टेन्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम। सर नहीं समझे सर, एकदम नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल रहे हैं। मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल,
स्क्रीन है, ये आपके सामने एक स्क्रीन है। अब ये S1 और S2 यहां बनाया मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब एनर्जी ज्यादा, और उसके बगल में बना दिया मिनिमा, फिर उसके बाद बनेगा मैक्सिमा, फिर उसके बाद बनेगा मिनिमा। अब नीचे में फिर बन गया मिनिमा और फिर बन गया मैक्सिमा और फिर बन गया मिनिमा और फिर बन गया मैक्सिमा। अब कोई अभी देख के गया इसको तो उसको मैक्सिमा यहां दिखाई दिया, और फिर 1 मिनट के बाद देखा मैक्सिमा वही दिखाई दिया, फिर 5 सेकंड के बाद देखा मैक्सिमा वही। मतलब ये जो मैक्सिमा ऐसे दिख रहा है ना, वैसे ही है, वो बदलेगा नहीं, अपना जगह नहीं बदलेगा, वो अपना जगह नहीं बदलेगा। जो जहां बनना था बन गया। अब जो जहां बनना था बन गया, वो अपनी जगह को नहीं हिला रहा है, जहां बनना था बन चुका है। इसको हम लोग कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा, जगह नहीं बदलेगा, जहां बनना है बन गया। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, इसको हम लोग कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, पैटर्न जहां बनना था बन गया। अब एक लाइन याद रखना, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस या इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न आपको तभी बना हुआ मिल सकता है जब सोर्सेस हो कोहेरेंट। सोर्स कैसा होना चाहिए भाई? कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। इंटरफेरेंस पैटर्न का सस्टेन होने के लिए नेसेसरी है सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। अब एक नया वर्ड आ गया आपके पास कि सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। अब बताइए कोहेरेंट क्या होता है? देखिए, दो सोर्स वेव को इमिट कर रहा है। अगर इन दोनों का आपस में फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, वेवलेंथ सेम है, तो ऐसे सोर्सेस को कोहेरेंट कहते हैं। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स must have same frequency, same wavelength। सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ होना जरूरी है। ओके, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ होना जरूरी है। इसमें तो हम बोलेंगे सेम फ्रीक्वेंसी होना एकदम मस्ट 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 जरूरी है। अब आपसे एक चीज पूछते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो आप देखे थे पाथ का जो डिफरेंस था उसके ऊपर फेज डिफरेंस डिपेंड करता है। आप पिछले दिन देख के गए हैं फेज का डिफरेंस। फेज का डिफरेंस या तो टाइम के डिफरेंस पे डिपेंड करता है या फिर पाथ के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम टाइम है, तो वैसे केस में फेज का डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सो del phi will be equals to 2 pi by lambda into path difference। याद रखिएगा, ये काम आने वाला है। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम तो हमेशा सेम ही रहेगा, इन दोनों वेव को इक्वल टाइम मिलने वाला है पहुंचने के लिए, तो याद रखिएगा फेज का जो डिफरेंस है वो पाथ के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अभी हम आपको एक लॉजिक समझाते हैं, आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बोले तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन, सबसे मेजर क्वेश्चन कैरी करता है और सबसे मजा भी आता है पढ़ने में, पढ़ाने में दोनों। देखिए, S1 से एक वेव चल के यहां पहुंचा और S2 से एक वेव चल के यहां पहुंचा। देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट दे हैव टू कवर इक्वल डिस्टेंस, ऑलमोस्ट दे हैव टू कवर इक्वल डिस्टेंस। यस सर। तो उनके बीच किसी भी तरह का पाथ डिफरेंस नहीं होगा। अगर पाथ डिफरेंस नहीं है तो फेज का डिफरेंस भी नहीं है, और फेज का डिफरेंस नहीं है तो एक का क्रिस्ट दूसरे के क्रिस्ट से मिलेगा और दोनों क्रिस्ट मिलकर एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, या एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से मिलेगा वो और एम्पलीट्यूड को नीचे ले जाएगा। अब जरा देखिए, मान लो जैसे हम इसको पकड़ते हैं तो S1 से वेव यहां पहुंचा और S2 से वेव यहां पहुंचा। देख रहे हो, दोनों के पाथ में कोई ना कोई डिफरेंस तो जरूर आएगा ना। ये छोटा है, ये बड़ा है। यस
सर। तो पाथ के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे वेव्स अपोजिट फेज में मिलेगा। वो सब अभी कंडीशन हम लोग बनाएंगे, कब सेम फेज कब अपोजिट फेज, सब अभी पढ़ने वाले। अपोजिट फेज में मिलेगा, और जब अपोजिट मिलेगा, एक का क्रस्ट रहेगा दूसरे का ट्रफ रहेगा, तो एम्पलीट्यूड घट ही जाएगा ना, दोनों अपोजिट फेज में है, एम्पलीट्यूड घट जाएगा। तो वैसे केस में मैक्सिमा और मिनिमा बनता है। लेकिन जब आप बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेस का, तो कोहेरेंट सोर्सेस के लिए सेम फ्रीक्वेंसी होना मस्ट जरूरी है, सेम वेवलेंथ होगा। और ऐसे केस में जो फेज का डिफरेंस है वो पाथ के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना कि टाइम डिफरेंस। पाथ के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, टाइम डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस जो आप पढ़ने जा रहे हो उसके लिए ये सब नेसेसरी कंडीशन है। इंटरफेरेंस एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक पैटर्न बनाता है जिसमें एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये लाइट और साउंड दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, मतलब ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों शो करता है। इंटरफेरेंस पैटर्न को अगर आप सस्टेन्ड मैक्सिमा और मिनिमा के फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो कोहेरेंट सोर्स होना जरूरी है। कोहेरेंट सोर्स उसको कहते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी आपस में सेम हो, और ऐसे केस में फेज का जो डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस के साथ रिलेटेड हो। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आपको इस तरह का पैटर्न देगा, कभी भी अगल बगल में मैक्सिमा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एनर्जी एक जगह बढ़ाएंगे तो बगल में एनर्जी घट जाएगा, फिर आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो फिर बगल में घट जाएगा। इसलिए दो मैक्सिमा लगातार नहीं होगा या दो मिनिमा लगातार नहीं होगा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इस तरह से करके पैटर्न बनता है। ठीक है, आप यहां तक नोट करें, फिर हम लोग थोड़ा और बात कोहेरेंट सोर्स के बारे में करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करो यहां तक। कोहेरेंट सोर्सेस जैसा बोल चुके, सोर्सेस हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, ऐसा सोर्स जिनका फ्रीक्वेंसी आपस में सेम, ऐसा सोर्सेस पेयर उससे ज्यादा जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो उसको आप कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। लेकिन आपको पता है क्या कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स को कभी भी आप कोहेरेंट सोर्स नहीं बना पाए। नेचर एक वर्ड डाला फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो हम दो को बल्ब ले लिए, एक ही दुकान से खरीद लिए, एक ही कंपनी का खरीद लिए, एक ही वॉट का खरीद लिए, उसको एक ही बिजली के सोर्स से जोड़ दिए, मतलब जितना अपने से हो सकता हम सब कुछ सेम रखें। चलो दुकानदार को पैसा भी सेम दिए, मान लो ऐसा कुछ, हर तरीके से लाइन भी ठीक ठाक समझ के एक साथ लगा दिए, एक साथ स्विच ऑन कर दिए। लेकिन पता है आपको, जब आप दोनों को स्विच ऑन कीजिएगा तो दोनों से जो लाइट निकलेगा उन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा। सर एक ही कंपनी का है, सर एक ही वॉट का है, सर पैसा भी सेम लगा है, सर सेम कनेक्शन से जोड़े, सब कुछ आप सेम कर दीजिए, फिर भी उनसे निकलने वाले लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम हो ही नहीं सकता। अभी कैसे बोल रहे हैं? लाइट जो इमिट होता है किसी सोर्स से, उसका मैकेनिज्म समझो। इसके लिए आप थोड़ा है ना केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाइए। लाइट इमिट होने का कॉन्सेप्ट ये था ना कि अलग अलग स्टेज में इलेक्ट्रॉन पहले अपने आप को एक्साइट करता, फिर ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता तो एनर्जी भी लिमिटेड। सही? यस सर। ठीक, अब सोचो करोड़ों करोड़ एटम्स और उसका इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर बल्ब के अंदर अपने आप को एक्साइट कर रहा है मैकेनिज्म के हिसाब से। क्या करोड़ों करोड़ एटम एक साथ एक ही लेवल में एक्साइट होगा? इस बल्ब का भी और इस बल्ब का भी हो ही नहीं सकता। इसलिए जब दोनों वापस आके अपने एनर्जी को इमिट करता है तो दोनों के इमिटेड एनर्जी का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। तो कोहेरेंट सोर्सेस के लिए सबसे पहला सबक ये याद रखना, टू इंडिपेंडेंट sources cannot be coherent, वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट, दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता।
अच्छा बात है भाई, नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे, कोहेरेंट सोर्स में कैसे बनाए, दो सोर्स कैसे क्रिएट करें? हमेशा तैयार रखना टू मेक कोहेरेंट सोर्सेस split any one source into sources। एक सोर्स से दो सोर्स बनाओ, एक सोर्स से दो सोर्स बनाओ, यही तरीका है। कैसे सर, कैसे, क्या बोल रहे हैं, जरा देखो एग्जांपल समझो। मान लीजिए कार्डबोर्ड लिए, इस कार्डबोर्ड में दो होल कर दिए और पीछे एक बल्ब जला दिए, तो बल्ब से जो रोशनी यहां से निकलेगा और बल्ब से जो रोशनी यहां से निकलेगा, ये S1 और S2 कोहेरेंट होगा। S1 और S2 कोहेरेंट होगा क्योंकि S1 और S2 दोनों का फ्रीक्वेंसी पैरेंट सोर्स के फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। बोलो सही है? यस सर। तो स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट सोर्सेस का कोहेरेंट होना जरूरी है। अब अगर हमारे पास सोर्सेस में कोई फेज डिफरेंस है, इफ एनी फेज डिफरेंस is between coherent sources, it must be constant with time। constant with time मतलब वो टाइम के साथ वैरी नहीं करना चाहिए। अगर कोई फेज का डिफरेंस है भी, कोहेरेंट सोर्सेस के बीच अगर कोई फेज का डिफरेंस है भी, तो वो टाइम के साथ वैरी नहीं करना चाहिए। पोजीशन के साथ कर सकता है, पोजीशन के साथ करता ही है, तभी तो मैक्सिमा मिनिमा बनता है, लेकिन समय के साथ वो कोहेरेंट सोर्सेस का फेज डिफरेंस वैरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो ऐसे केस में हम तुमको कुछ सिखाते हैं, जरा बात, एक एग्जांपल ये पकड़ो भाई और एक एग्जांपल ये देखो। मान लो कार्डबोर्ड को थोड़ा इस तरीके से प्लांट करना, कार्डबोर्ड में एक होल दूर बना दिए और एक होल नजदीक बना दिए और सोर्स को यहां रख दिए, तो सोर्स से लाइट यहां गया फिर निकला और सोर्स से लाइट यहां गया फिर निकला आगे। अब जरा आप लोग दोनों फिगर पे नजर डालें, ध्यान से देखें, यहां आपको SS1 और SS2 का दूरी सेम दिखेगा, सही है, लेकिन यहां आपको SS1 और SS2 सेम नहीं दिखेगा, करेक्ट है? यस सर। यहां पे किसी भी तरह का पाथ डिफरेंस नहीं है, यहां पे SS1 का लेंथ और SS2 का लेंथ इक्वल है, तो किसी भी तरह का पाथ डिफरेंस नहीं है। अगर पाथ डिफरेंस नहीं है, अगर पाथ का डिफरेंस नहीं है तो फेज का डिफरेंस भी नहीं है। क्या बोलते हो, मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। बट इस केस में आप देख पा रहे हो कि SS1 बड़ा है SS2 से, तो अगर SS1 बड़ा है SS2 से, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ पाथ का डिफरेंस आएगा, तो कुछ ना कुछ फेज का डिफरेंस भी आएगा, लेकिन जो भी फेज का डिफरेंस है वो समय के साथ बदलेगा नहीं। फेज का डिफरेंस कुछ भी आ जाए तो वो फिक्स है, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, पोजीशन डिपेंडेंट है। सो आप जो भी देख रहे हैं, जीरो देख के अलावा कुछ, मान लो जीरो की जगह पे π/3 आ गया, सपोज यहां पे π/3 आ गया, तो आप हमेशा π/3 रहेगा, π/6 आ गया तो हमेशा π/6 रहेगा, π/2 आ गया तो हमेशा π/2 रहेगा। तो वैसे केस में जो भी फेज का डिफरेंस आया वो कांस्टेंट है, तो S1 और S2 कोहेरेंट है, यहां भी S1 और S2 कोहेरेंट है। एक और बहुत अच्छा तरीका है कोहेरेंट सोर्स बनाने का, और वो है मिरर की मदद से। ये आप एक प्लेन मिरर ले लो, ये आपके पास एक स्क्रीन, ये प्लेन मिरर,
एक सोर्स यहां बल्ब का जला दो, ये ऑब्जेक्ट है। अब कोई भी पॉइंट पकड़ोगे तो वहां ऑब्जेक्ट से एक सीधा रह जाएगा, ऑब्जेक्ट से सीधा लाइट चला गया, और एक लाइट इससे टकराने के बाद जाएगा। बोलो सही है? अब जो लाइट टकराने के बाद जा रहा है उसको आप हाइपोथेटिकली पीछे बढ़ाइएगा तो वो लगेगा कि S1 के इमेज से आ रहा है, S1 के इमेज से आ रहा। बोलो सही जा रहे हैं? जो टकराने के बाद लाइट जाएगा ना वो लगेगा S1 के इमेज से आ रहा है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो ये S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेस है। S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स है क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी इसका होगा वही फ्रीक्वेंसी इसका होगा। हाँ, देयर इज सम पाथ डिफरेंस, ये वाला पाथ छोटा है, ये वाला पाथ बड़ा है, देयर इज सम पाथ डिफरेंस। सो एग्री, मानते हैं कि हाँ पाथ डिफरेंस है, बट कांस्टेंट है, वो वैरी नहीं करेगा। ठीक है, देयर इज सम पाथ डिफरेंस, del x is non-zero, there is some phase difference, del phi is non-zero, but still that S1 and S2 are coherent because that phase difference is constant with time. I hope so आपको समझ में आ रहा कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब। बनाने का तरीका आपके सामने है, क्लियर है, दिमाग में आ रहा है बनाने का तरीका सब कुछ? राइट। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग वेव के अंदर दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे जो पूरे इंटरफेरेंस का बेस है। हर एक वेव, जैसे आप भी मेरा साउंड सुन रहे हैं ना, हम लाइट के बगल में है, साउंड है, दोनों चलो वेव लेके चलते हैं। इस वेव में दो चीज एसोसिएटेड होता है, एक वेव का एम्पलीट्यूड और दूसरा उस एम्पलीट्यूड की वजह से इंटेंसिटी। कोई भी अगर आप वेव पकड़ेंगे ना तो उस वेव का एक एम्पलीट्यूड होता है और उस वेव का एक इंटेंसिटी होता है। क्या आप में से कोई भी 11 के वेव मैकेनिक्स के बेसिस पे ये बता सकता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी फॉर अ वेव? What is relationship between amplitude and intensity for a wave? Sir, intensity is equal to K into M square. K into A square बोल रहे हैं ना, where K is constant, okay? Amplitude का square. Very good. किसी भी वेव का जो इंटेंसिटी है that is directly proportional to amplitude of wave का square. This is very very important. कोई भी वेव का जो इंटेंसिटी है वो उसके वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स कीजिएगा तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगा। अगर आप एम्पलीट्यूड को 3 टाइम्स कर रहे हैं, इंटेंसिटी 9 टाइम्स हो गया, सो ऑन आप समझ। ठीक है, अगला डिस्कशन यहीं से आगे बढ़ता है। सो यहां तक आप लोग दिमाग खुला रखिए, ठीक है, नोट कीजिए यहां तक, फिर आगे नोट कीजिए। कोई डाउट होगा बात करेंगे। देखिए अगले सेक्शन में जो आपके सामने डिस्कशन है वो थोड़ा 11 का वेव ऑप्टिक्स, वेव उठा के, वेव मैकेनिक्स उठा के ऑप्टिक्स में इंप्लीमेंट किया और फिर यहां से आपको इंटरफेरेंस का नया थ्योरी जो होगा वो स्टार्ट करेंगे। जरा गौर से देखिएगा, मान लीजिए हम लोग के पास दो वेव है, लेट वी हैव टू वेव्स, दो वेव है। फर्स्ट का वेव है ए साइन ओमेगा टी प्लस के x1 किसी पॉइंट पे, और दूसरे का है बी साइन ओमेगा टी प्लस के x2। अब आप यहां खुद से ही देख पा रहे हैं कि दोनों के पोजीशन में अंतर है, फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम सेम है,
तो यहां जो भी आप फेज का डिफरेंस निकालेंगे, यहां जो भी आप फेज का डिफरेंस निकालेंगे वो आपका डेल फाई, या यूं कहो हम लोग फाई बोल लेते हैं, क्या वो 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल एक्स होगा। जो हमारा फेज का डिफरेंस है जिसको हम लोग फाई बोल लेते हैं, तो क्या वो 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल एक्स होगा फेज का डिफरेंस। ठीक है, आगे यस। अब अगर ये दोनों वेव ग्राफ पे बनाया जाए, फेजर डायग्राम बनाया जाए, फेजर डायग्राम, तो मेरे फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड अगर a है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड अगर b है, तो क्या उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई है, उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो हमारा रिजल्टेंट वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, कैन वी राइट दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। क्या आपको याद आ रहा कुछ? a स्क्वायर रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। तो जो इन दोनों के वेव के आपस में सुपरइम्पोज करने से, जो इन दोनों के आपस में सुपरइम्पोज करने से जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, वो हमारे इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड के साथ ये रिलेशन शो करेगा, कैपिटल A स्क्वायर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर will be equals to a स्क्वायर फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड प्लस b स्क्वायर सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड प्लस ट्वाइस ऑफ ab cos phi, जहां phi स्टैंड करता है उनके बीच का फेज डिफरेंस। स्मॉल a और स्मॉल b दोनों का अपना अपना एम्पलीट्यूड है। अब जब आप इसी को इंटेंसिटी में बदलेंगे, now for intensity of wave, intensity of wave, देखो फर्स्ट वेव का इंटेंसिटी, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, सेकंड वेव का इंटेंसिटी, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर फर्स्ट वेव का इंटेंसिटी, सेकेंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर सेकेंड का इंटेंसिटी, रिजल्टेंट का इंटेंसिटी। इस तीनों इक्वेशंस को जब आप इसमें रिप्लेस कीजिएगा, you get that equation of intensity. So equation for resultant intensity, that resultant intensity will be equals to first intensity second wave intensity twice root under first root under second intensity और साथ में cos phi। आप इसी को मिला जुला के ऐसे लिख सकते हैं, intensity of resultant wave is equals to intensity of first plus intensity of second plus twice intensity of first wave intensity of second wave and cos of phi। क्या इस इक्वेशन में किसी को थोड़ा भी प्रॉब्लम है? प्लीज से दैट, क्योंकि आप है ना एकदम ऐसे लेवल में खड़े हैं, जो आज आप सीखेंगे उसी पे अगला 2 क्लास आप मेहनत करेंगे। अगर आज आप नहीं सीखेंगे तो आपके लिए अगला 2 क्लास बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो बी अटेंटिव, हमेशा ध्यान रखो कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या पूछना है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज से दैट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, चलो आगे बढ़े फिर। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ
मैक्सिमा। शुरुआत से आपको बताया गया कि जब दो वेव किसी पॉइंट पे मिलेगा तो वहां पे एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन में जहां एनर्जी बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, वहां मैक्सिमा बनता है। तो एनर्जी का मैक्सिमम होने का मतलब है इंटेंसिटी गेट्स मैक्सिमम। आप अभी पहला कंडीशन ये निकालने जा रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे दो वेव्स के सुपरइंपोज करने से मैक्सिमा बनने के पीछे का कंडीशन क्या है। दो वेव जब सुपरइंपोज करें तो मैक्सिमा बनने के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमा बनने के लिए क्या होना चाहिए, आप इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा, अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमा बने तो याद रखिए कि आपका इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम आए। अब आप ऊपर वाले मैथमेटिक्स को देख लें, मैथमेटिकल इक्वेशन आपके सामने है, इसको देख के आप बताइए कि I का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई मेरा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव 1 हो। बोलो सही है? यस यस सर। दिस इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब cos फाई का वैल्यू होगा +1। कोई जनरल फॉर्मूला बताओ जहां cos फाई +1 होता है, जनरल फॉर्मूला बताइए जहां cos फाई +1 होता है। बोलिए भाई बोलिए, cos +1 कहां कहां होता है सर? 0 डिग्री पे होता है, फिर उसके बाद 360 पे होता है, फिर उसके बाद 720 पे होता है, फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर 108 पे होता है। तो इसका मतलब ये है कि cos 2n पाई, 2n पाई जिसमें n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 अगर आप पुट करते जाएंगे तो आपको cos फाई के जगह पे +1 +1 +1 +1 मिलते जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया कि ये क्या लिखे हैं? जनरल फॉर्मूला लिखना था 2n पाई। यस देखो n के जगह 0 लिख दो, cos 0 हो जाएगा, n के जगह 1 लिख दो, cos 2 पाई होगा 360, फिर से cos 1 हो गया, फिर n के जगह है ना 3 लिख दो तो 6 पाई हो जाएगा, 1080 1080 डिग्री, फिर से हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको मिलने वाला है वैल्यूज। अब ऐसे केस में देखिए थोड़ा और आगे, तो फेज का जो डिफरेंस है वो 2n पाई को फॉलो होना चाहिए। मतलब फेज डिफरेंस या तो 0 होगा n0, या 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा, एंड सो ऑन सो ऑन। कोई भी पॉइंट ऐसा जहां दोनों वेव जब मिले उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल या 0 होता है, पाई का इवन मल्टीपल 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 14 पाई, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, 18 पाई, 20 पाई, 22 पाई, समथिंग लाइक दैट, या 0 होता है, तो वैसे केस में वहां मैक्सिमा बनता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। फेज के डिफरेंस पे तो बता दी, थोड़ा पाथ के डिफरेंस पे बताइए। तो देखिए हम लोग ने शुरुआत से देख चुके थे कि देखो यहां जो हमारा फेज का डिफरेंस है उसके जगह 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस लिख लो। सो इसके जगह 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2n पाई। अब ये 2 पाई से 2 पाई कटा, तो क्या मेरा पाथ का डिफरेंस n लैम्डा को फॉलो करना चाहिए, पाथ का डिफरेंस n लैम्डा को। इसका मतलब ये है कि पाथ डिफरेंस या तो 0 आए n0, या फिर 1 लैम्डा, या फिर 2 लैम्डा, या फिर 3 लैम्डा, या फिर n लैम्डा। ऐसे कोई भी ऐसा पॉइंट जहां दो वेव मिल रहा है,
कोई भी ऐसा पॉइंट जहां दो वेव मिल रहा है, अगर उनके बीच का फेज का डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, या फिर पाथ का डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, दोनों ही जगह मैक्सिमा बनता है। इन दोनों कंडीशन को अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है, दो वेव किसी पॉइंट पे, फिर से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन, अगर दो वेव इन कंडीशंस को किसी भी पॉइंट पे फुलफिल कर रहा है तो वहां मैक्सिमा बनेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम, ब्राइट फ्रिंज बनेगा, मैक्सिमम। कहीं किसी को दिक्कत समझने में? अच्छे से देख लो, फिर मिनिमा का कंडीशन बताते हैं। इसको देखो, कहीं डाउट हो बात करो। देखो अगला कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ condition for formation of मिनिमा। मिनिमा का फॉर्मेशन कैसे, मिनिमा बनेगा, किस पॉइंट पे मिनिमा बनेगा? देखिए, मिनिमा के लिए इंटेंसिटी सबसे कम होना चाहिए, इंटेंसिटी सबसे कम। और जैसा इंटेंसिटी का आप इक्वेशन देख चुके हैं, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आपके cos पाई का वैल्यू -1 हो। कोई जनरल फॉर्मूला बताओ कि cos पाई -1 कहां होता है? जनरल फॉर्मूला बताओ। क्या cos 180 पे 180 के बाद अगला कौन? 540, 180 के बाद 540, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आगे का है ना वैल्यू अगर देखेंगे तो एक जनरल फॉर्मूला होता है cos 2n + 1 पाई। आप इसमें n के जगह पे 0, 1, 2, 3 ये सब पुट करते जाइए। देखिए, जब आप 0 पुट कीजिएगा तो पाई बचेगा, जब 1 पुट कीजिएगा तो 3 पाई बचेगा, जब 3 पुट कीजिएगा तो 7 पाई बचेगा। ये कंडीशन अगर चलते हैं तो ऐसे केस में फेज का डिफरेंस होना चाहिए 2n + 1 पाई। ये जनरल फॉर्मूला है। कोई भी पॉइंट पे अगर वेव्स इस तरह से मिले कि उनके बीच का फेज डिफरेंस 2n + 1 पाई रिलेशन के अंतर्गत आता है, उसके अंदर आता है, तो फेज डिफरेंस के कारण वहां पे मिनिमा का फॉर्मेशन होगा। हाँ, जब आप इसमें n के जगह 0 पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू पाई आएगा, 1 पुट करेंगे 3 पाई आएगा, 2 पुट करेंगे 5 पाई आएगा, 7 पाई आएगा, एंड सो ऑन। इवन मल्टी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पिछले केस में क्या था? 0 था, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इस बार क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, समथिंग लाइक दैट। 5 के डिफरेंस में बदलते हैं। इसके जगह पे लिख रहे हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू del x, और राइट हैंड साइड में है 2n + 1 एंड पाई। ये पाई और पाई कैंसिल, तो 5 का डिफरेंस होगा 2n + 1, ये लैम्डा और 2, लैम्डा बाय 2। ये है जनरल फॉर्मूला 5 के डिफरेंस के बेसिस पे। जनरल फॉर्मूला 5 के डिफरेंस के बेसिस पे ये है जनरल फॉर्मूला 2n + 1 लैम्डा बाय 2, 2n + 1 लैम्डा बाय 2। अब इसमें भी n का वैल्यू पुट कर लो यार, n का वैल्यू पुट करते जाओ, 0, 1, 2 पुट करते जाओ, तो तुम देखोगे कि del x = लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहां दो वेव जाके मिले, और जब दोनों वेव
में मिले तो उस पॉइंट पे या तो उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आए, या दोनों के बीच का जो पाथ का डिफरेंस है वो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, समथिंग लाइक दैट, ऐसा है, तो उस पॉइंट पे मिनिमा बनता है। हम आपको दिखाते हैं, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए जैसे दो कोहेरेंट सोर्सेस है S1 और S2, S1 से वेव निकला, हर तरफ चला गया, S1 से वेव निकला है, हर तरफ चला गया है, S1 से वेव निकला है, हर तरफ चला गया। अब S2 से वेव निकला, वो भी हर तरफ चला गया है, S2 से वेव निकला, वो भी हर तरफ चला गया है। अब आप समझो, हम अभी दो लाइन बना के हम आपको मार्क कर रहे हैं, वैसे तो पूरा एनवायरनमेंट में बात है, लेकिन आप देखिए कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट अभी तक जो हम बनाए हैं, अभी और बना देंगे तो और भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो जाएगा। आप यहां पे आइए, यहां आइए, जब आप इस P1 पॉइंट पे देखिएगा तो इसका एक पाथ और इसका एक पाथ आएगा ना, उन पाथ का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो कोई ना कोई रिलेशन तो सुटेबल बैठेगा ना उस पर, तो उस हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि वहां मैक्सिमा बना है या मिनिमा। उसी तरह अगर मान लो ये P2 पॉइंट है तो S1 से एक पाथ और S2 से एक पाथ मिलेगा ना कुछ तो होगा ना, उसी हिसाब से वहां मैक्सिमा और मिनिमा का फॉर्मेशन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, दिस इज द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस कि हाँ भाई किसी पॉइंट पे कब मैक्सिमा और कब मिनिमा बनना है। ठीक है, आपको इतना आज के लिए रखा जाए, आप इतना ध्यान से नोट कीजिए, अगर कहीं डाउट है तो बात कीजिए।